Welcome dear student, I am Ravindra Kumar. So GIC टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है. In this class today I will discuss a part of thermodynamics which is heat engine, heat pump and refrigeration. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट. देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको. देखो अगर मैं बात करता हूं, इफ यू टॉक अबाउट द हीट इंजन, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द हीट इंजन एट द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हीट इंजन. ओके, T1 is the source, T1 is the source and T2 is the sink. Okay, T1 is the source and T2 is the sink. So this is the thermal reservoir. ठीक है, T1 and T2, this is the thermal reservoir. Okay, if the heat rejected from the source means thermal reservoir, okay, and absorb heat at a heat engine and produce some work and some heat rejected at a sink. So this is the best combination of the heat engine. बेसिकली हीट इंजन हमारा क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है. क्या है हमारा, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है. अगर मैं बात करूं W क्या है आपका, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है. क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है आपका. ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है. तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस क्या हो गया हमारा, हीट इंजन. ओके, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. T1 और T2 आपका सोर्स हो गया. इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके एफिशिएंसी निकालने पड़े थे. ठीक है, अगर हम एफिशिएंसी निकाले थे हीट केस की, हीट इंजन की, अगर मैं हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाला था तो एफिशिएंसी क्या थी आपका, आउटपुट बाय इनपुट. ओके, द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. सो फर्दर वी हैव डिक्टेड, ओके, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, आउटपुट बाय इनपुट. सो व्हाट इज द आउटपुट, नेट वर्क डन. ठीक है, नेट वर्क प्रोड्यूस बाय द हीट इंजन, एंड दिस इज द हीट सप्लाइड. सो ओके, W net is equal to Q1 minus Q2, W net Q1 minus Q2 upon Q1. Okay, further reduce this formula, 1 minus Q2 by Q1, and Q is the function, आपका हीट क्या था, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सो 1 माइनस T2 बाई T1. ये किसका टेम्परेचर था आपका, सिंक का टेम्परेचर था आपका. और ये किसका टेम्परेचर था आपका, सोर्स का टेम्परेचर था. किसका था आपका, सोर्स का टेम्परेचर था. तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, देखो ओके, अगर Q1 आपका हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, अब और Q2 आपका हीट रिजेक्ट कर रहा है. तो इन दोनों का डिफरेंस ही जो था Q1 माइनस Q2, ये क्या, नेट वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा था हमारा इंजन. नेट वर्क डन क्या करता, प्रोड्यूस कर रहा था. तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2. ओके, तो ये हमारा नेट वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा था. कौन, हीट इंजन क्या कर रहा था, वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा था. ओके, और T1 आपका सोर्स का टेम्परेचर है, T2 आपका क्या है, सिंक का टेम्परेचर है. तो आप ध्यान रखेंगे. ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एफिशिएंसी से पूछ लिया जाता है. किससे पूछ जाता है, एफिशिएंसी पूछ लेता है. तो एफिशिएंसी आपकी फॉर्मूला आ गई क्या, हीट इंजन की बात कर रहा हूं मैं, हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं. तो 1 माइनस T2 बाई T1. ओके, सिंक का टेम्परेचर डिवाइड बाई सोर्स का टेम्परेचर. तो ये हो जाएगा बेटा हीट इंजन की एफिशिएंसी. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं किसकी, हीट पंप. और नेक्स्ट है आपका, यहां पर है आपका रेफ्रिजरेशन. इन दोनों को बाद में करते हैं, रेफ्रिजरेशन. ओके, तो हमारे पास दो, ठीक है, डिवाइस है. एक आता है हीट पंप और रेफ्रिजरेशन. तो इसमें देखो हीट पंप में क्या होता है, बेसिकली देखो हीट पंप में क्या होता है. ठीक है, हीट पंप में बेसिकली क्या करते हैं, हमारा मेन एम होता है कि लोअर टेम्परेचर से बॉडी हाई टेम्परेचर की ओर प्रोड्यूस कराना. ओके, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ क्या करना, हीट को फ्लो करवाना. इसके लिए एक डिवाइस हीट पंप लगाते हैं,
जिस पे हम वर्क देते हैं, जिस पे हम वर्क देते हैं, जिस पे हम लोग क्या देते हैं, वर्क देते हैं, जिस पे हमें वर्क देते हैं, इस वर्क से, ठीक है, एक आउटपुट वर्क से हमारा हीट क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से लेके हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्लो करता है। अगर मैं बोलूँ ये किसका टेम्परेचर है, आपको बोलोगे सोर्स का टेम्परेचर है, और ये किसका हो जाएगा, सिंक का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन मकसद था क्या, एक ऐसा आउटपुट जिसपे हम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे हैं, ठीक है, वर्क दे रहे हैं, और इस वर्क से हमारी जो हीट फ्लो हो रही है लोअर टेम्परेचर टू, ठीक है, हायर टेम्परेचर, वो हो गया आपका, क्या हो गया आपका, पंप। बात करें रेफ्रिजरेशन की, तो रेफ्रिजरेशन में भी देखो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन में भी क्या करते हैं, सेम डिवाइस है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन में भी क्या करते हैं, ये आपका क्या हो गया है, लोअर टेम्परेचर, लोअर आपका हीट, लोअर क्या हो गया, लोअर हीट फ्लो हो रहा है, और ये क्या है, हायर हीट फ्लो। तो लोअर हीट फ्लो से हायर हीट फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब इस रेफ्रिजरेशन पे हमें एक एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ रहा है। बिना वर्क किए तो आपका लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो नहीं हो सकता, तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ा। इस वर्क को, ठीक है, इस वर्क को, ठीक है, इस वर्क को करने में, ठीक है, ये हो गया आपका नेटवर्क ऑन द सिस्टम, नेटवर्क ऑन द सिस्टम। इसके बाद क्या हो रहा है, T2 से लेके आपका T1 या हीट फ्लो हो रही है। अगर बात करता हूं मैं इसको, अगर मैं बात करूं हीट पंप और रेफ्रिजरेशन की, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन की, हीट पंप, ओके, एंड रेफ्रिजरेशन की साथ में लेके चलते हैं, जिससे क्या होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, अगर मैं इसके डायग्राम को ड्रा करता हूं, इन दोनों डायग्राम को ड्रा करता हूं, तो क्या मिलता है हमें, ओके, हीट फ्लो हो रही है आपकी Q1, सर Q2, Q1, एक एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं, ठीक है, इस लोअर टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर की ओर फ्लो कराने में, इस लोअर टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर की फ्लो कराने में। तो अगर मैं बात करूं हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में, एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे बोलते हैं कोप। कोप को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कहने का ये मतलब है, उस टर्म में हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे, और इस टर्म में क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। यानी अगर मैं बोलूं हीट पंप या रेफ्रिजरेशन में उस प्लांट की हमें क्या मतलब कि परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है, तो उसे कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से। ये जनरली क्या होता है, मोर देन 1 होता है। क्या होता है, मोर देन 1 होता है जनरली। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, तो अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, तो अगर मैं हीट पंप की बात करता हूं, तो अगर मैं हीट पंप की बात करूं और मैं इसकी बात कर रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करता हूं, या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करता हूं, दोनों को एक देखते हैं और दोनों में एक रिलेशन बनाएंगे। उस रिलेशन का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। T1, T2, Q2, Q1 एंड वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। अब देखो इसमें भी हम निकालते हैं कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखो कोप क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड हीट इफेक्ट, क्या होता है, डिजायर्ड
डिजायर हीट इफेक्ट डिवाइडेड बाई नेट वर्क डन। ओके, डिजायर हीट इफेक्ट बाई, तो यहां पे हम क्या सकते हैं, डिजायर हीट इफेक्ट बाय वर्क। ओके, डिजायर हीट इफेक्ट बाय वर्क, तो इसको हम डिस्क्राइब करता हूं अगर, ठीक है, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा और तरीके से, तो हीट पंप की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हीट पंप की बात कर रहा हूं, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू डिजायर हीट इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, वर्क नेट कर लो या इनपुट ही कर लो। इस केस में क्या हो गया, अब देखो, अगर मैं देखूं इस फिगर को, ठीक है, पंप की फिगर देखता हूं, तो पंप का देखा जाए तो ये पंप हो गया हीट पंप, लोअर टेम्परेचर से क्या हो गया Q1। तो अब देखते हैं इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में किस पे, जो सोर्स पे क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, सोर्स पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सोर्स पे हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए डिजायर्ड इफेक्ट ये हो गया, डिजायर हीट इफेक्ट ये हो गया। ठीक है, डिजायर हीट इफेक्ट ये हो गया, तो हम कह सकते हैं तो Q1 डिवाइड बाई नेट वर्क डन आपका क्या था, आपका W नेट, या यूज सकते Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस, ठीक है, Q2। ओके भाई देख लो, अगर मैं बोलूं, नहीं ये हो जाएगा ना, W नेट ये हो गया आपका, ये आपका हीट पंप हो गया, यहां से आपका क्या आ रहा है Q1 Q2 आ रहा है ना ये, और ये हो जाएगा Q1। ओके, तो आप देख लो, आप यहीं देख लो, यहीं तक रखो इसको, ठीक है, Q1 बाई W नेट, कोप किसका हो गया, ये हीट पंप का। ओके, किसका हो गया, हीट पंप का हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूं हीट पंप की, ओके, तो ये हो गया आपका अगर फर्दर मैं डिक्टेट कर रहा हूं इसको और, तो कोप ऑफ हीट पंप इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ये Q1 डिवाइड बाई W नेट क्या हो जाएगा आपका, W नेट क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अब इसको मैं अगर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखूं, तो T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। ओके, ये था आपका T1 और ये था आपका T2। तो कोप ऑफ हीट पंप हमारा आ गया, कोप ऑफ हीट पंप इक्वल टू डिजायर हीट
डिजायर हीट इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Q1 बाई डब्ल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Q1 बाई Q1 माइनस Q2, इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। तो ये जो फार्मूले होंगे ना, ये वाले, ये हो गए हीट पंप के। क्यों, क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। तो आपसे अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप की बात करूंगा तो आप क्या लोगे, सोर्स की जो टेम्परेचर है, जो सोर्स की टेम्परेचर है T1, ठीक है, सोर्स की टेम्परेचर है T1, सोर्स की टेम्परेचर है T1, तो आप क्या लोगे, वो आपका डिजायर हीट इफेक्ट हो गया। क्या हो गया, डिजायर हीट इफेक्ट हो गया Q1। तो डिजायर हीट इफेक्ट का Q1 हो गया। ओके, तो अगर मैं बात करूं रेफ्रिजरेशन की, किसकी बात कर रहा हूं, रेफ्रिजरेशन की, रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूं। तो इस केस में देखो, इस केस में आपका था T1 आपका था ये, ठीक है, ये हीट अब क्या हो गया, ये हो गया रेफ्रिजरेशन, और ये हो गया T2। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो गया। क्या हो गया, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, आप रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूं, डिजायर हीट इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। अगर डिजायर हीट इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो हम ये कह सकते हैं डिजायर हीट इफेक्ट क्या है इसमें, ठीक है, रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूं, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, उसे रिमूव कर रहा है। इनिशियली आप यहाँ देखो कितना रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि आपका सिंक से कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, इसके लिए डिजायर हीट इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिजायर हीट इफेक्ट किस लिए हो जाएगा, Q2। तो इस केस में जाएगा Q2 डिवाइड बाई W इन, तो इसको मैं कह सकता हूं Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। ओके, या इसको मैं और टेम्परेचर के टर्म में डिनोट करता हूं, तो T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। ओके, ये हो गया आपका कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या हो गया, कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये हो गया कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन। हमें ये आपको पता होना चाहिए क्या है, डिजायर हीट इफेक्ट बेटा क्या हो जाएगा आपका इसके लिए, ये हो जाएगा। ओके, देखो अगर मैं बोलूं ये आपका क्या था, ये आपका हीट पंप था, ठीक है, क्या था आपका हीट पंप था, T1 T2 Q1 Q2, ठीक है। तो ये था आपका W। अगर मैं बोलूं यहीं पर T1, ये रेफ्रिजरेशन हो गया, रेफ्रिजरेशन में आपका टेम्परेचर क्या था T2, ये भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो गया। ओके, Q1 Q2, तो इसके लिए रेफ्रिजरेशन, अगर मैं बोलूं पंप के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा Q1। और मैं बोलता हूं, मैं अगर बोलूं किसके लिए, पंप के लिए क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन के लिए क्या हो जाएगा आपका Q2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजायर्ड हीट इफेक्ट, क्या हो जाएगा, डिजायर हीट इफेक्ट, डिजायर हीट इफेक्ट ये हो जाएगा। तो कोप ऑफ हम लोगों ने देखा था, कोप क्या था आपका बेसिकली Q1 डिवाइडेड बाई W। इसके लिए क्या हो जाएगा, कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन हो जाएगा आपका Q2 डिवाइड बाई W। ओके, इसको और लिख सकते थे हम लोग, अगर मैं टेम्परेचर के टर्म में लिखूं तो अगर मैं इसको टेम्परेचर टर्म लिखा हूं तो T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। अगर इसको मैं टेम्परेचर के टर्म लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, यही तो होगा। ये आपका हीट पंप। अब इन दोनों में रिलेशन क्या बना, देखते हैं। अगर
अगर कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन में 1 जोड़ देता हूं मैं तो क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन में 1 जोड़ता हूं तो T2/T1 माइनस T2, अरे यही तो रेफ्रिजरेशन है, तो यही तो मैंने यहां पर रखा, ठीक है, +1। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका T2 + T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। इस केस को सॉल्व करेंगे, T2 से T2 कट गया आपका, तो बचा क्या आपका T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। यही तो आपका क्या है, T1 माइनस T2 आपका कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप, किसका है ये, हीट पंप। सो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ जो हीट पंप की है बात इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन +1, ठीक है, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो आपको ये पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन +1, यानी कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप की वैल्यू क्या हो रही है, देखो उससे ज्यादा हो रही है, रेफ्रिजरेशन से ज्यादा हो रही है, रेफ्रिजरेशन की जितनी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उससे ज्यादा क्या है, +1 कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप। ओके, अगर मैं बात करूं ये देखो आपका, अगर मैं बात करूं इसको आप और रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो ये किसका उल्टा हुआ, देखो ये किसका अपोजिट है, ये किसका अपोजिट है, हीट पंप का, अरे ये अपोजिट है कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप, ओके, 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप। सो इसको हम बोल सकते हैं 1 बाई इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, या कह सकते हैं इसको और तरीके से लिख लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, कोप ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 1 बाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये चीजें हमें पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप हमें ये चीजें हमें क्या पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, देखो बेटा क्या बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एक इंजन की, सपोज इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से आपको क्या होगा, एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपका, इसलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो ये T1 है, ठीक है, सपोज ये हीट इंजन है, क्या है, ये हीट इंजन है और टेम्परेचर T2 है, ध्यान से, ठीक है। अब ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हुआ ना जी, इसकी इफिशियंसी मैं बोलूँ कार्नोट की इफिशियंसी, इसको भी रहने देते हैं, तो कार्नोट की इफिशियंसी जो इसकी होगी कितनी होगी, कार्नोट इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, अगर इफिशियंसी की बात कर रहा हूं कार्नोट की इफिशियंसी हो जाएगी तो कहोगे सर कार्नोट की इफिशियंसी होगी 1 माइनस, ठीक है, लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर ये क्या हो गया, लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई हायर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर ये इफिशियंसी हो गई। यानी किसी इंजन की मैक्सिमम इफिशियंसी क्या बताता है, ये क्या बताता है, मैक्सिमम इफिशियंसी बताएगा, किसका बताएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी बताएगा। किसी भी इंजन का मैक्सिमम हमेशा एफिशिएंसी कार्नोट के क्या होगा, एफिशिएंसी के बराबर होगा। मैक्सिमम हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी के हीट के बराबर क्या होगा, बराबर होगा, जो 1 माइनस T2/T1। ये किसका, ये टेम्परेचर क्या, लोअर टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर है। अगर सपोज कोई इंजन हम बनाते हैं, तो अगर हमारी कोई इंजन बनाते हैं तो वो इंजन की एफिशिएंसी हमेशा लेस देन होनी चाहिए,
किसके, कार्नोट के। अगर मैं बोलूँ कार्नोट की एफिशिएंसी कुछ है, तो हमारी जो प्रैक्टिकल इंजन बनेगी वो क्या बनेगी, इससे तो कमी बनेगी एफिशिएंसी, तभी तो पॉसिबल है। क्योंकि आप तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम से ऊपर कोई आपके साइकिल बनी नहीं सकती है, तो ये मैक्सिमम हो गई। अगर मैं एक्चुअल की बात करता हूँ, एक्चुअल की बात करता हूँ, जो हम क्या करते हैं रूटीन पे या कुछ बेसिस पे डेवलप करते हैं, एक्चुअल की बात करता हूँ, तो वो एफिशिएंसी होती है आपकी W, ठीक है, नेट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, हीट इनपुट, सॉरी हीट इनपुट, ठीक है, एन एक्चुअल एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा एन एक्चुअल एफिशिएंसी की बात करता हूं, एन एक्चुअल की बात करता हूं, एक्चुअल एफिशिएंसी की बात करता हूं, वो हमेशा लेस देन होना चाहिए एन कार्नोट की। तो साइकिल क्या हमारा पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल है, क्या हो जाएगा ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तब ये पॉसिबल है, तब हमारी साइकिल क्या हो जाएगी, एक्चुअल की एफिशिएंसी हमेशा कम होना चाहिए कार्नोट से, तो हमारी साइकिल पॉसिबल हो जाएगी। अगर एक्चुअल की साइकिल ज्यादा होगी, सपोज अगर मैं बोलूं यहां पर देखो एन एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, तो ये साइकिल क्या हो जाएगी इम्पॉसिबल, क्या हो जाएगी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इम्पॉसिबल। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, कब साइकिल पॉसिबल हो रही है, कब इम्पॉसिबल हो रही है। तो हमारी मैक्सिमम जो होगी कार्नोट साइकिल के बराबर अगर एफिशिएंसी है, तो वो तो मैक्सिमम अचीव करेगा। अगर मैं किसी प्रैक्टिकली इंजन को डेवलप करता हूं, तो वो हमेशा जनरली क्या होगा, कार्नोट एफिशिएंसी के कम ही होगा, ठीक है, कार्नोट एफिशिएंसी से कम ही होगा, तभी वो पॉसिबल इंजन कहलाएगा। जो एक्चुअल साइकिल है वो पॉसिबल तभी कहलाएगा जो कार्नोट से कम होगा। अगर कार्नोट एफिशिएंसी से ज़्यादा होता है, सपोज if efficiency of actual is greater than the Carnot, so this cycle is not possible, so that cycle is not possible, we can say it is impossible, okay। इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है एक इन्वेंटर है, अ इन्वेंटर, अ इन्वेंटर, अ इन्वेंटर an inventor design a new, design a new, design a new conceptual engine, conceptual engine while operating, while operating, while operating between temperature limit, temperature limit, between temperature limit 377 degree centigrade and 27 degree centigrade will reject, will reject, will reject 50%, 50% of heat, of heat, of heat absorbed from source, absorbed from source. What type cycle will be engine have? What type, what type cycle
what type cycle will this engine have? ओके, तो ऑप्शन दे रखा है आपका, ये कार्नोट साइकिल है, दूसरा ठीक है स्टर्लिंग साइकिल है, थर्ड इम्पॉसिबल है, फोर्थ पॉसिबल है। ओके, चार ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, एक इन्वेंटर है जो डिजाइन कर रहा है न्यू कॉन्सेप्ट बेसिस पे इंजन। तो अगर ये टेम्परेचर, ये लिमिट दे रखा है, टेम्परेचर की लिमिट दे रखा है कि इनके बीच में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, 377 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कहा है इट विल रिजेक्ट 50% ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स। ठीक है, कितना रिजेक्ट कर रहा है, 50% हीट रिजेक्ट कर रहा है, कहां से, जितना सोर्स से किया, जितने एब्जॉर्ब किया उसका 50% रिजेक्ट कर दे रहा है। तो व्हाट टाइप साइकिल, अब देखो यहीं पे हम देखते हैं, सपोज क्या ये साइकिल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो इसको देखने कैसे देखते हैं, सेम आपको कॉन्सेप्ट वही लगाने हैं, क्या लगाने हैं, सेम कॉन्सेप्ट यही लगाने हैं। आपका इंजन है ना जी, इंजन है ये, तो T1 और ये हो गया T2, यही तो हो गया। अब मैं बोलूं ये हीट इंजन हो गया। अब इन्होंने कहा कि मान लो Q आपका एनर्जी एब्जॉर्ब किया, Q1 मान लो आपका एनर्जी क्या किया है, एब्जॉर्ब किया, तो कितने परसेंट रिजेक्ट किया है, 50% ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी कि हीट जो एब्जॉर्ब 50%, यानी इसका कह लो Q1/2 रिजेक्ट किया, मतलब आधा, तो 50% मतलब क्या, आधा उसका क्या रिजेक्ट किया। तो बचा क्या, वर्क, क्या बचा, वर्क बचा आपका Q1/2। तो ये कितना हो जाएगा, Q1/2, ये हो गया। तो एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी निकाला था मैंने, एफिशिएंसी आपका होता है W/Q एडिशन। तो एफिशिएंसी मैंने निकाल लिया था, इसका कितना आ जाएगा, ये एक्चुअल की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल बेसिस की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल बेसिस की इंजन की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा W/Q, इसका मतलब ये हो गया आपका W आपका क्या हो जाएगा, Q1/2, ठीक है, डिवाइड बाई इंटू Q1। तो Q1 से Q1 कटाए, यानी कि एफिशिएंसी आपकी हो गई 50%। कितनी हो जाएगी, 50%। एक्चुअल की बात कर रहे हैं, एक्चुअल की एफिशिएंसी 50% आ गया। तो कॉर्नर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कितना होगा, कॉर्नर एफिशिएंसी कितना होगा, तो वो निकाल लेते हैं। अगर कॉर्नर एफिशिएंसी में पता हो गया तो एफिशिएंसी क्या होता था जी, 1/1 माइनस T2/T1। तो 1 माइनस इस टेम्परेचर देखो कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, क्यों, 273 प्लस 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना ये। T1 इसलिए तो देख लो T1 कितना हो जाएगा, 273 में से अब जोड़ो 273 प्लस कितना आ जाएगा, 377 जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी तो ये हो जाएगी 650, ये होगी 650। तो अब ये 650 हो गया, अभी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 650। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई 0.538, ओके, या यूँ कह लो इसको 53.8%। देखो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है, कॉर्नट जो आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी आ गई कितनी, 1/T2 माइनस करेंगे तो 53, यानी कि इतना हम क्या एफिशिएंसी तक इंजन को डेवलप कर सकेंगे। तो क्या हमारा इंजन सिर्फ 50% तक ही डेवलप हुआ, इससे नीचे ही तो है।
अरे इससे नीचे ही तो है, इससे नीचे ही तो है, या तो 53.8 तक ही हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 53.2 भी बोलता अगर परसेंटेज, तो वो भी क्या पॉसिबल है। इस केस में आपका क्या है 50% है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लिमिट जो डिजाइन लिमिट है हमारा उससे कम है, तो ये वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। तो क्या करोगे, ये पॉसिबल हो जाएगी। अगर ऐसे एफिशिएंसी पूछ दिया जाए, अगर ये एफिशिएंसी अगर 60% होता है एक्चुअली निकालते, तो क्या होता आपका, इम्पॉसिबल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से क्या करना है, टेंशन के करने पड़ेंगे। तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और उस एफिशिएंसी में उस एफिशिएंसी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल से। उस एफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे एक्चुअल से। अगर एक्चुअल की वैल्यू, अगर एक्चुअल की वैल्यू, एक्चुअल एफिशिएंसी की वैल्यू निकालोगे, तो अगर वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, किससे, एन कार्नोट या मैक्सिमम एफिशिएंसी से, तो साइकिल क्या आपका पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉसिबल। तो निकालेंगे कैसे, इसको करेंगे 1 माइनस T1/T2 से। इसको कैसे निकालेंगे, कहोगे सर W निकालेंगे भाई, क्यू एडिशन से निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू एडिशन से निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। अगर लेस आ रही है, तो अगर एन एक्चुअल की वैल्यू ज़्यादा आ गई एन मैक्सिमम से, तो ये में क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ओके, इसको सेम कैसे निकालोगे, आपको 1 माइनस T1/T2। और इसको कैसे निकालोगे, अगर मान लो ये एक्चुअल की बात करूँ तो W/Q1। सेम वैसे ही प्रोसेस निकालने हैं आपको, दो साइकिल में दोनों चीज निकालेंगे और आपको कंपेयर करने वगैरह कि साइकिल पॉसिबल है या नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देखो पूछा जाता है सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी का वैल्यू क्या होता है, देखो सेकंड लॉ एफिशिएंसी होता है एन एक्चुअल डिवाइड बाई एन मैक्सिमम। ठीक है, एन एक्चुअल डिवाइड बाई एन मैक्सिमम। एन का मतलब एफिशिएंसी हुआ, क्या हुआ, एन का मतलब हो गया एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो एन एक्चुअल कैसे निकालेंगे बेटा, एक्चुअल निकालने के लिए मैंने बता रखा था आपको, एक्चुअल निकालने के क्या बताया था आपका, W डिवाइड बाई क्यू एडिशन से निकालेंगे तो वो एक्चुअल आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम की बात किया था अभी जस्ट उसके पीछे में निकाला था। मैक्सिमम जो होता है आपका कार्नोट की एफिशिएंसी के बराबर होता है, तो 1 माइनस, ठीक है, T1/T2, यही तो आपका क्या था मैक्सिमम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका सेकंड लॉ एफिशिएंसी आ जाएगी। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, सेकंड लॉ एफिशिएंसी की, ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेता है, या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा, तो आप क्या निकाल लोगे, तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, सेकंड लॉ एफिशिएंसी निकालोगे। ओके, अगर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्वेश्चन कौन सा है। अगर दो रिवर्सिबल इंजन को, ठीक है, दो रिवर्सिबल इंजन को सीरीज में जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। अगर दो रिवर्सिबल इंजन, ठीक है, रिवर्सिबल इंजन को सीरीज में जोड़ते हैं, किसमें है, ठीक है, अटैच इन सीरीज, तो क्या होता है, देखो सपोज आपका एक इंजन था, आपका ये T1, ये हीट इंजन, ठीक है, ये T2, इसमें एक और क्या किया, एक हीट इंजन जोड़ दिया, हीट इंजन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये मान लो T1 है, ये हीट इंजन आपका 1 हो गया, और हीट इंजन क्या हो गया आपका 2 हो गया, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। तो इस केस में कहा गया है कि अगर टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3,
ठीक है, मैं बोलूँ अगर टेम्परेचर T1 सोर्स जो ज़्यादा है उसके बाद T2 टेम्परेचर ज़्यादा है उसके बाद T3 ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में बात बोलूँ मैं इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, तो T2 का टेम्परेचर क्या होगा यही पूछ रहा है। लेकिन केस वन और इसमें केस 2 दो स्टडी करेंगे, दोनों चीज़ें जो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा इस T2 का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। इन केस में बात करते हैं तो केस 1 बोलता है आपका केस 1 बोलता है आपका, और ये केस 2 है। केस 1 क्या बोलता है आपका, अगर इफ द एफिशिएंसी ऑफ सेम इंजन, इफ द एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी को मैंने नीटा के टर्म में डिनोट किया है। क्या डिनोट किया हम लोगों ने, एफिशिएंसी को एक नीटा के फॉर्म में डिनोट कर दिया है, तो हम इसे एफिशिएंसी मानेंगे। इफ द एफिशिएंसी इज सेम फॉर इंजन, इज सेम फॉर इंजन, ठीक है। अगर हमारी एफिशिएंसी सेम है इस इंजन की। दूसरा केस, इफ द वर्क डन की बात करता हूं, दोनों की वर्क डन की बात करता हूं, ठीक है, दोनों की वर्क डन की बात करता हूं, तो वर्क आउटपुट ऑफ बोथ इंजन सेम। इफ द वर्क आउटपुट if the work output is same for engine, if work output is same for engine, so तो पहला केस के बारे में देखते हैं यहीं से, ठीक है। तो केस 1 हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं पर, केस 1। तो केस 1 के लिए केस वन में अगर देखता हूं तो T2 जो आ जाएगा आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, T1 इंटू T3। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, अगर एफिशिएंसी सेम है, अगर एफिशिएंसी सेम है तो जो आपका इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, अंडर रूट T1 इंटू T3। यानी कि आपका जो सबसे हायर टेम्परेचर होगा एकदम और सबसे लोअर टेम्परेचर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं केस 2 की, किसकी, केस 2 की, तो T2 इस केस में वो टेम्परेचर होगा T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक है। इन दोनों का मीन टेम्परेचर होगा T3 T1 और T3 के मीन जो होगा टेम्परेचर वो होगा आपका T2। कौन सा, फॉर सेम वर्क आउटपुट, ठीक है। अगर सेम वर्क आउटपुट दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सेम वर्क आउटपुट दे रहा है तो T1 प्लस T3 बाई 2। अगर सेम एफिशिएंसी दे रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टेम्परेचर हो जाएगा आपका अंडर रूट T1 इंटू T3। तो आपसे डायरेक्टली आपको बोल देगा दो रिवर्सिबल इंजन है जिसका टेम्परेचर दे देगा T1 T2 T3। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरमीडिएट टेम्परेचर अननोन दिया होगा, सपोज आपको दे दिया कि इनिशियल टेम्परेचर क्या था सोर्स का, मिनिमम टेम्परेचर आपको दे रखा है, अब इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछ रहा है, इन केस दे दिया एफिशिएंसी सेम, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट T1 इंटू T3 का रूट ले लेंगे तो अभी टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं मीन क्या होगा, सेम वर्क पे आता तो क्या करोगे, उसका मीन ले लोगे तो सेम वर्क का निकल जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ओके। अब आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन, ठीक है, 3। अगर मैं बोलूं PM3,
PMM3, PMM क्या था आपका? परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन। तो ये हो गया आपका थर्ड काइंड, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी क्या होता है हमारा, कोई भी सिस्टम PMM3 क्या होता है, अगर कोई भी सिस्टम सपोज वो कंटिन्यूली रन कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूली रन कर रहा है, तो इस केस में PMM में कहा गया कि ये कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाद में लिखूं, इसमें लिखता हूं कंटिन्यूअल मोशन ऑफ ए मूवेबल डिवाइस, अगर मैं बोलूं कंटिन्यूअल मोशन ऑफ मूविंग डिवाइस continual motion of moving device is complete absence of friction अगर कोई मोशन कंटिन्यूली हो रही है तो उस मूविंग डिवाइस में क्या होगा? कंप्लीट, ठीक है, क्या होगा? अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी PMM3, ओके। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। बात करते हैं हम लोग इंट्रोपी की। नेक्स्ट इंट्रोपी की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इंट्रोपी की, ओके। इंट्रोपी, तो इंट्रोपी बेसिकली क्या है? सपोज मैंने एक सिस्टम ले रखा है, ठीक है। इस सिस्टम में एक इरिवर्सिबिलिटी हो रही है। क्या हो रही है? इरिवर्सिबिलिटी हो रही है। इसका मतलब कुछ सिस्टम में फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिसके कारण उसमें हीट या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और उस प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी होनी दिख रही है, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी होनी दिख रही है। तो वहां पे ये चीजें टर्म आती है हमारी इंट्रोपी। क्या होती है? इंट्रोपी। तो इसको कह सकते हैं बेसिकली, किसी सिस्टम की बात करता हूं तो रैंडमनेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, रैंडम मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम, ठीक है। रैंडम मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो अगर मैं कहूं तो इससे क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? इट्स इरिवर्सिबल हो जाएगा, या इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस क्या हो जाएगी? उसमें इंक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगा? उसमें इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर कोई भी रैंडम मोशन डिसऑर्डरनेस हो रहा है किसी भी सिस्टम में, किसी भी पार्ट में, तो उस केस में उसकी हीट और टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? उसकी इरिवर्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसी टर्म को हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है? एक एंट्रोपी डिसाइड कर रखा है। ये एंट्रोपी है। क्या ये एक एंट्रोपी है? तो अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की, किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ और दूसरी बात करूंगा सेकेंड लॉ की। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करता हूं, अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करता हूं तो ये एनर्जी को बताता था, किसको बताता था, एनर्जी को बताता था। यहाँ एनर्जी कंजर्व होती थी, क्या होती थी, एनर्जी कंजर्व होती थी, कौन से में, फर्स्ट लॉ में, कौन से में, फर्स्ट लॉ में। अगर मैं बात करूं सेकेंड लॉ की, तो ये किसको बताता है, आपको एंट्रोपी को बताता है, किसको बताता है, एंट्रोपी को बताता है। ये एंट्रोपी ओरिएंटेड है और फर्स्ट लॉ आपका एनर्जी ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर मैं बोलूं फर्स्ट लॉ की, तो ये आपका था क्वांटिटेटिव, क्या होता था, क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये होता था क्वांटिटेटिव। और अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो ये होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, ये क्वालिटी को बताता है, ये क्वांटिटी को बताता है। क्या बताता है, सेकेंड लॉ आपको एंट्रोपी बताता है, सेकेंड लॉ आपको क्वालिटी बताता है, और फर्स्ट लॉ आपको एनर्जी बताता है, फर्स्ट लॉ आपका क्वांटिटेटिव बताता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि एंट्रोपी किसको ओरिएंट करता है, तो आप बोलोगे सेकेंड लॉ। ठीक है, आप बोलोगे एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप फर्स्ट लॉ को। ठीक है, फर्स्ट लॉ बेस किस पे है, क्वांटिटेटिव पर, सेकेंड लॉ किस बेस पे, क्वालिटेटिव पर। तो इन चीज़ों को हमें एक बार रिवीजन या दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा क्वालिटेटिव प्रोसेस है, कौन सा क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, एंट्रोपी किस लॉ पे बेस है और एनर्जी किस लॉ पे बेस है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं जीरो लॉ की बेस करूँ, यहाँ पर जीरो लॉ देखूँ तो जीरोथ लॉ देखो तो टेम्परेचर पे बेस होता था, किस पे बेस होता था, टेम्परेचर पे। तो हमें पता होना चाहिए ना कि जीरो लॉ टेम्परेचर बेस है, फर्स्ट लॉ एनर्जी पे है और सेकंड लॉ एंट्रोपी पे बेस है। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, जिससे आप क्या करोगे, इजीली फाइंड आउट करोगे। अगर मैं बोलूं क्लाउसियस, क्या क्वालिसियस क्वालिटी की बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं क्लाउसियस साइकिल की बात करता हूं, ठीक है, क्लाउसियस साइकिल की बात करता हूं या साइकिल या थ्योरम की बात करता हूं, तो क्लाउसियस ने कहा था कि अगर उस साइकिल में लेता हूं, एक साइकिल लेता हूं, ठीक है, जो इंट्रोपी के बता रहा है dq बाई टी, वो लेस देन या जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो देखो इसमें दो चीजें निकल के आती हैं, फर्स्ट dq बाई टी। ठीक है, अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस को डिवाइड कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो क्या होएगा, जीरो। तो ये प्रोसेस किसके लिए है, ये आपका है साइकिल रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है कि क्लाउसियस जो थ्योरम है, क्लाउसियस साइकिल थ्योरम है, और dq बाई dt इक्वल टू जीरो, तो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। अगर dq बाई टी क्या हो जाएगा, dq बाई टी अगर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल या लेस देन जीरो है, तो ये प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, इरिवर्सिबल की। क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछाता है, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन कभी गलती से ये पूछ लिया गया dq बाई टी, बेटा देखो dq बाई टी अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो इस केस में ये साइकिल क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई क्लाउसियस साइकिल नहीं है जो क्या हो जाएगा, तो किसी साइक्लिक प्रोसेस में dq बाई dt आपका क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे साइकिल क्या हो जाएंगे, इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएंगे। और अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करूंगा, तो क्लाउसियस ने ये बोला था कि dq बाई टी इक्वल टू जीरो एंड dq बाई टी लेस देन जीरो, तो ये आपकी साइकिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल
और रिवर्सिबल। ठीक है, इंट्रॉपी चेंज की बात करता हूं मैं, इंट्रॉपी चेंज की बात करूं, अगर मैं इंट्रॉपी चेंज की बात करूं, ओके ये लास्ट, इंट्रॉपी चेंज की बात करूं तो इंट्रॉपी चेंज की बात करता हूं तो डी क्यू बाई टी, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी इंट्रॉपी हो गई, डी क्यू बाई टी इंट्रॉपी हो गई। तो ये या तो आपका डी एस से, ये देखो ये आपका इंट्रॉपी हो गई जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं, तो डी एस मान लो स्मॉल क्वांटिटी है, डी एस इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन क्यू बाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू या ग्रेटर देन, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर देख लो, अगर डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, तो ये भी प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल के लिए, ये क्या हो जाएगा रिवर्सिबल के लिए, ये रिवर्सिबल के लिए हो गया। अगर डी एस इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी, ठीक है, इसका मतलब इसमें इरिवर्सिबिलिटी आई है, तो प्रोसेस किसके लिए आ जाएगी, इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए हो गया ये। ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम क्या है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करता हूं इसमें यूनिवर्स की, अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूं, एंट्रोपी यूनिवर्स की बात करता हूं, तो इनवर्स की बात करता हूं, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बात करते हैं इसमें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों बात करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स की हमेशा एफिशिएंसी एंट्रोपी वो ग्रेटर या इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, ग्रेटर या इक्वल टू जीरो होगी, तो डेल्टा एस इनवर्स आपका क्या हो गया, ग्रेटर या इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट रह सकती है लेकिन घट नहीं सकती है, बढ़ सकती है पर घट नहीं सकती है। तो आज हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम देखेंगे एंट्रोपी के और कुछ क्या चेंजेस के बारे में, क्या क्या फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, क्या ठीक इनफाइनाइट पे अलग अलग आपको एंट्रोपी आ रही है, आइडियल गैस के बारे में देखेंगे। ओके, तो यहीं तक करते हैं, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू सो मच।